तो देखो बच्चों क्या नहीं, जेई मेन का क्वेश्चन है 2020 में पूछा बच्चों, ठीक है, 2020 में पूछा जेई मेन में क्वेश्चन। तो इसको समझने की कोशिश करिए, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना, थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए, तो जो क्वेश्चन में करता कहता बच्चों उसके अनुसार आप डाटा को लिखिए और फिगर बनाएंगे, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको आगे प्रोसीड करना है। तो देखिए क्या करना, सम ऑफ टू वेक्टर पी एंड क्यू, दो वेक्टर है बच्चों, नहीं फोर्स है, पी एंड क्यू इज आर, मतलब कर रहा है कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो है आर है, तो आप जैसे बोल रहा है उसके अनुसार लिख लीजिए। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू लिखाएगा पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। चलो, ये क्वेश्चन में बोल रहा है, इसको लिख दिए। साथ ही साथ बोल रहा है बच्चों कि आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो पी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है, यानी रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा बच्चों उसका मैग्नीट्यूड क्या है, पी के बराबर है, मैग्नीट्यूड बता रहा है, बोल रहा है, ठीक है। अगर बच्चों इतना बात आपको बोला है तो सबसे पहले क्या कर लीजिए, इसके बारे में जो जो जानकारी है उसको आप और भी इसको लिख लीजिए, ठीक है ना। तो चलिए, ये कह रहा है बच्चों क्या है कि P और Q है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए कि P वेक्टर है, ये आपका क्या है, P वेक्टर है, और ये आपका क्या है, Q वेक्टर है। अब ये दोनों का रिजल्टेंट बच्चों क्या हो जाएगा, ये दोनों का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम से दिखाएंगे तो ये आपका हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। जैसे बोल रहा है बच्चों उसको आप लिखते जाइए, उससे रिलेटेड जो जानते हैं उसको लिख लीजिए बगल में, ठीक है, अपने आप समझ में आ जाएगा कि आंसर कैसे करना है, ठीक है। तो इतना हमको पता है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अगर एंगल थीटा है दोनों वेक्टर के बीच का एंगल, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं आराम से, क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर बोल रहा है बच्चों क्या है कि आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो पी के बराबर है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर के ऊपर क्या लिख लीजिए, पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक है। तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट जाएगा बच्चों, और इधर बच जाएगा जीरो, इधर बच जाएगा जीरो, ठीक है। तो इस जीरो हो गया बच्चों, और इधर से क्यू कॉमन ले सकते हैं आप, तो यहाँ पर बच जाएगा क्यू प्लस 2p cos थीटा। यहाँ क्यू जीरो में चल जाएगा बच्चों, तो इसको और थोड़ा सोल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू मिल जाएगा माइनस क्यू बाय 2p, ठीक है बच्चों, इतना आप लिख कर रखिए, ठीक है। आगे जो बोल रहा है उसमें इसका जरूरत पड़ेगा बच्चों, ठीक है। चलिए, तो आगे अब क्या कर रहा है, देखो क्या कर रहा है, ये कर रहा है कि द एंगल थीटा, यानी थीटा बताना है, दैट द रिजल्टेंट ऑफ 2p एट q, ठीक है ना, विल मेक्स विथ q, ठीक है। अभी क्वेश्चन में कर रहा है कि 2p वेक्टर ले लीजिए, क्या ले लीजिए, 2p वेक्टर, और q वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा बच्चों वो q के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो ठीक है। तो देखो कैसे करोगे इसको। अब यहाँ पर अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, अगर इतना आप नोट कर लिए होंगे तो ठीक रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसी में हम आपको सुधार दे रहे हैं, आप इसको पहले नोट कर लीजिए, और इसको मैं आपको थोड़ा सा सुधार दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पर कह रहा है ना कि 2p, तो 2p का मतलब मैग्नीट्यूड सिर्फ बच्चों बढ़ाया गया, ठीक है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अब जो हो गया ये 2p हो गया, ठीक है, और q वही रह गया बच्चों। तो अब रिजल्टेंट क्या होगा बताओ, इसको अगर पैरेललोग्राम से दिखाओगे, ठीक है, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ, पैरेललोग्राम से दिखाओगे तो 2p और q का रिजल्टेंट तो बच्चों क्या हो गया, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा रिजल्टेंट, ये हो जाएगा रिजल्टेंट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अब ये रिजल्टेंट हो जाएगा किसका, 2p और q का हो जाएगा, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है। लेकिन आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि क्या है कि 2p और q के बीच का एंगल नहीं बदला बच्चों, एंगल नहीं बदला है, सिर्फ मैग्नीट्यूड को आप बढ़ा दिए, तो एंगल तो नहीं बदला है। इसका मतलब 2p वेक्टर और q वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, थीटा ही है। यानी आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2p वेक्टर एंड q वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो थीटा ही रह गया है, ठीक है ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड को, p का मैग्नीट्यूड को आप बढ़ा दिए हैं, जिसके वजह से दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अभी भी थीटा है बच्चों। इसका मतलब ये हो गया कि इधर से जो cos थीटा आप लाए हैं, ठीक है, आप चाहे तो इसका यूज कर सकते हैं 2p और q वेक्टर के रिजल्टेंट
निकाल रहे हैं ना, वहां पर आप यूज कर सकते हैं कॉस थीटा का वैल्यू बच्चों, इसलिए ये डाटा दिया हुआ है, इसका जरूरत पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है बच्चों, इसी में कह रहा है कि बताइए जो ये रिजल्टेंट जो है, ये जो रिजल्टेंट जो मिला आपको, ये रिजल्टेंट वेक्टर जो मिला वो क्यू के साथ कितना एंगल बना है, जिसको आर डैश बोले, यानी ये इसको मान लीजिए बीटा, इसको हम लोग बीटा मान लेते हैं। ठीक है, तो ये एंगल हमको चाहिए। ठीक है, तो इस जो रिजल्ट है बच्चों, इसको साइड में लिख लो और आगे देखो कैसे करोगे इसको। ठीक है, इसको थोड़ा हटा देते हैं हम आपको। कॉस थीटा जी इक्वल टू, आप खाली याद करके रखें क्या, कि कॉस थीटा जी इक्वल टू माइनस क्यू बाय 2p हुआ है। बात पकड़ रहे हैं आप लोग। चलो अब देखो क्या है ना, कि यहाँ पर हम लोग अगर लिखते हैं tan बीटा, क्या लिखते हैं, tan बीटा। ठीक है, या फिर tan अल्फा ही मान लो ना, tan अल्फा तो आप पढ़े ही है ना, tan अल्फा ही लिख लीजिए। यहाँ पर बीटा जो माने, इसको अल्फा ही मान लीजिए। क्या मान लीजिए, अल्फा। तो tan अल्फा इज इक्वल टू हम लोग पढ़ते थे बच्चों, ठीक है ना, क्या पढ़ते थे, b sin थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था। तो यहाँ पर ए जो था बच्चों, ठीक है ना, रिजल्टेंट वेक्टर जो है ना, रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनाता है वो ये होता था, और यानी अल्फा जो था ना, अल्फा जो था वो वेक्टर ए के साथ एंगल देता था। ठीक है ना, तो आपको क्यू के साथ पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है ना, कि ए की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, क्यू पुट करेंगे, और बी की जगह पर टू पी पुट करेंगे बच्चों। बात इतना समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो बी के जगह पर क्या पुट करोगे बताओ, 2p पुट करोगे। ठीक है, क्योंकि क्यू के साथ पूछ रहा था, ए के जगह पर क्यू हो जाता, बी के जगह पर 2p हो जाएगा। तो 2p हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा बाई ए के जगह पर क्यू है तो क्यू लिख दो, अब प्लस 2p कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर ला के रखे हुए हैं, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस क्यू बाई 2p। तो आप यहाँ पर इसको वैल्यू क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए, इसको भी हम हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर लीजिए बच्चों, क्या पुट करेंगे बताइए, कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर लीजिएगा आप 2p साइन थीटा अब बाई क्यू प्लस 2p। ठीक है, ये तो है ही, और कॉस थीटा का वैल्यू माइनस क्यू बाई कितना है, 2p। ठीक है, तो जब इसको लिखेंगे तो 2p से 2p कट जाएगा, और q माइनस क्यू होकर नीचे हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2p साइन थीटा बाई 0। अगर किसी चीज़ को 0 से डिवाइड करते हैं तो उसका वैल्यू हो जाता है बच्चों इन्फिनिटी। क्या होता है, इन्फिनिटी। इसका मतलब tan अल्फा इज इक्वल टू हो गया कितना, इन्फिनिटी, मतलब इन्फानाइट हो गया। तो अल्फा इज इक्वल टू इसका मतलब क्या हो गया, 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री किसके बीच का एंगल बचा है बताओ, रिजल्टेंट वेक्टर क्यू वेक्टर के साथ। जब आप क्या कर दिए, मैग्नीट्यूड 2p कर दिए थे, तो इसका मतलब एंगल यहाँ पर कितना हो जाएगा, 90। यहाँ पर आपका भरा जाएगा बच्चों 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन से हम लोग ये समझे कि ठीक है ना, कि अगर पहले से कोई दो वेक्टर दिया हो, जैसे मान लीजिए कि p है और ये आपका क्या है, q है, और किसी का मैग्नीट्यूड बढ़ाने की बात होती है, तो दोनों के बीच का एंगल नहीं बदलेगा बच्चों। ठीक है, मैग्नीट्यूड सिर्फ बढ़ा है ना, ये एंगल नहीं बढ़ा है, ठीक है ना, बदला है। इस एंगल को आप सेम ले लेंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट से हम लोग यही सीखे हैं। ठीक है, या फिर इस क्वेश्चन से हम लोग यही बात सीखे हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर एक और बच्चों क्वेश्चन है ना, जे मैंने पूछा, जरा उसको भी देख लीजिए। चलो यहाँ पर देखो बच्चों, क्या है ना, अभी 19 का क्वेश्चन है, जे मैंने 19 का क्वेश्चन पूछा है बच्चों। ठीक है, और ये भी आसान क्वेश्चन है, बस प्रोसीड करेंगे अपने आप समझ में आपको आ जाएगा। पहले क्वेश्चन को देख कर डरिए नहीं। ठीक है ना, पहले क्वेश्चन जो आपको दिया है पहले उसको आराम से पढ़िए, जो जो जानकारी उससे रिलेटेड आपको है उसको भी नोट कर लीजिए, और आगे आप प्रोसीड करिए। अपने आप प्रोसीड करेंगे तो अपने आप रास्ता बनते चला जाएगा, आंसर तक आराम से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल को हम लोग सोल्व करते हैं। डायरेक्ट आप सोचेंगे डायरेक्ट इसका आंसर कर लेंगे तो करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप पहले जो दिया जाता है उसको नोट कर लीजिए, उससे रिलेटेड जो जानकारी उसको उसके बारे में थोड़ा सा भी नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे जो पूछता है उसको देखिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा। देखिए यहाँ पर जैसे कह रहा है उसी प्रकार से हम यहाँ पर नोट करते चले जाएंगे, आप देखेंगे आंसर तक पहुँच जाएंगे आराम से। कह रहा 2 फोर्सेस P एंड Q, दो फोर्सेस बच्चों P Q, तो आप लिख लो क्या, दो फोर्सेस को मान लो P वेक्टर मान लो, है ना, मैग्नीट्यूड दिखा है ना, जो भी है P वेक्टर है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड देखो आगे जाकर 2F बोल रहा है, दो फोर्स है, और Q कह रहा है कितना, Q को बोल रहा है 3F। ठीक है,
चलो, आर एट एंगल थीटा विथ इच अदर, मतलब दोनों के बीच का एंगल थीटा दे रहा है। अगर आप थीटा दे रहा है, ठीक है ना, तो अगर आप इसका रिजल्टेंट लिखेंगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू कॉस थीटा। अगर आपको मन है कि यहाँ वैल्यू भी पुट कर तो कर ही दो पुट, क्या दिक्कत है। तो हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, होल स्क्वायर प्लस 3f का होल स्क्वायर फिर प्लस 2 इंटू 2f इंटू 3f इंटू कॉस थीटा। चलो, ये लिखोगे 4r प्लस 9, 4f स्क्वायर बच्चों, ठीक है ना, 4f स्क्वायर। क्या लिखोगे, 4f स्क्वायर प्लस 9f स्क्वायर प्लस ये कितना, 2 दूना 4, ये 12 हो जाएगा, 12f स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, आर स्क्वायर का वैल्यू आया। इसको थोड़ा और आगे बढ़ा लो बच्चों, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 9 और 4 कितना हो गया, 13 एफ स्क्वायर हो गया बच्चों। ठीक है ना, कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान देंगे आप। और प्लस 12 एफ स्क्वायर कॉस थीटा। ठीक है, अगर इसका बच्चा फिगर बनाना चाहते हो तो आप फिगर लिख लो। जैसे मान लो कि क्या पी वेक्टर है और ये वेक्टर आपका क्या है, क्यू वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट बच्चों निकालोगे तो ए वेक्टर हो गया आर। चलो, यहाँ तक कहानी आपको पता हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक लिख लिए, इतना जानकारी हमको आइडिया है, इतना लिख सकते, इतना लिख के रखिए, जरूरत पड़ सकता आगे बात है, ठीक है ना, इतना लिख के रखिए। अब करा इफ द फोर्स क्यू इज डबल, क्यू को डबल कर दिया। देखो बच्चे, फिर वही उसी प्रकार से क्वेश्चन है, खाली मैग्नीट्यूड को डबल किया गया है, तो इसको डबल कर देंगे, नहीं आपका क्या हो जाएगा, ऐसे वेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर कर दोगे कि यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो गया, 2q। इसका मतलब 2q और p के बीच अभी भी एंगल क्या है, थीटा ही है। ठीक है, तो करा कि क्यू को 2q कर दी है, देन रिजल्टेंट आल्सो गेट्स डबल। तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट हो जाएगा बच्चों, तो आप ऐसे कर लोगे पैरेललोग्राम बना के, है ना, तो ये दोनों का रिजल्टेंट जो हो जाएगा वो रिजल्टेंट भी डबल हो जाएगा, नहीं आर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, डबल। इसका मतलब आर डैश मान लो, ठीक है, तो ये भी डबल हो जाएगा। इसका मतलब दोनों के बीच का जो एंगल है ना, पी और 2q के बीच का एंगल नहीं बदला है, यानी थीटा वही लेंगे जो पहले का केस था। ठीक है, ये वही, यही थीटा भी निकालने के लिए कर रहा है। तो अब क्या लिखोगे बताओ, कि अब सर रिजल्टेंट हो गया 2r हो गया डबल, तो 2r का होल स्क्वायर लिख लो इज इक्वल टू, क्यू है 2q हो गया ना बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो गया 2, अच्छा लिख लो पहले 2q का होल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 इंटू 2q इंटू पी इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर एंगल तो वही रह गया। चलिए, अगर हम लोग बात करते तो यहाँ पर लिख लीजिए 4r स्क्वायर हो गया 2 इंटू क्यू स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो क्यू स्क्वायर, इस क्यू का वैल्यू कितना 3f है ना, तो हो जाएगा 3f का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस पी स्क्वायर, यहाँ पर 2f है तो 2f का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, फिर आपका हो गया 2, क्यू का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, तो 3f हो गया, ठीक है, पी का वैल्यू कितना हो गया, तो 2f हो गया, और ये हो गया कितना, cos थीटा। ठीक है, चलो और आगे देखो, इसको क्या कर लोगे, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूना 18 हो गया बच्चों, कितना हो जाएगा 18f स्क्वायर प्लस 4f स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कितना, 2 दूना 4, ये 12, 12 दूना 24, तो 24f स्क्वायर cos थीटा। ठीक है बच्चों, और यहाँ हो गया 4r स्क्वायर। और ये बात समझ में, ठीक है, इतने बात आपको समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लीजिए आप, ठीक है ना। अब यहाँ पर आर का वैल्यू इक्वेशन 1 से पुट कर लीजिए, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है बच्चों, ठीक है ना, और कुछ नहीं है, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। आप इसको इतना पहले नोट कर लीजिए, ठीक है, बस यहाँ से थीटा का वैल्यू ही निकालना बच्चों, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए कैसे करेंगे। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, देखो 4 है ना, 4 आर स्क्वायर का वैल्यू पुट करिए, तो हो जाएगा कितना बताइए, 13f स्क्वायर प्लस 12f स्क्वायर कॉस थीटा। ऐसा कर लेंगे बच्चों, इज इक्वल टू
इसको जोड़ लीजिए तो 18 4 कितना हो गया 22, कितना हो जाएगा 22, तो 22f² प्लस कितना हो जाएगा 24f² कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं कॉस थीटा, क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्या हो जाएगा कॉस थीटा, हमको थीटा निकालना है। थोड़ा और इसको सोल्व कीजिए, तो 4 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 हो जाएगा बच्चों, प्लस 4 को मल्टीप्लाई करें तो 48 हो जाएगा, 48f² कॉस थीटा। ठीक है, और इधर हो जाके 22f² प्लस 24f² कॉस थीटा। ठीक है, अब f² तो कॉमन भी सभी में कॉमन लेकर हटा भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 52 है बच्चों, यहाँ 22 है, तो 52 में से 22 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ। 52 में से 22 को माइनस करोगे, जरा ध्यान दो बच्चों, तो ये गड़बड़ नहीं हो रहा है। हाँ बच्चों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, हाँ जरा सुधारिए। यहाँ पर देखो क्या है ना बच्चों, कि यहाँ पर 2 था ना, तो 2 का स्क्वायर था, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 4 हो जाएगा ना, तो ये 4 होगा बच्चों। ठीक है, नहीं यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको ध्यान दीजिए, 4 हो जाएगा। चलिए इसको खाली सुधार लेंगे, तो जब 4 हो जाएगा बच्चों तो ये 9 हो गया, 9 चौका कितना हो 36 हो जाएगा ये, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, और 36 प्लस 4 जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो लिखे हैं बच्चों, यहाँ पर क्या लिखोगे 40 लिखोगे, कितना लिखोगे 40। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, ये 22 के जब पर आपका क्या हो गया 40 हो गया बच्चों। ठीक है, 22 के जब पर क्या हो गया है 40 हो गया। ठीक है, और सब सही है बच्चों। ठीक है, देखिए 52 में से 40 जाएगा तो बच्चों, तो इधर आपका हो जाएगा 12 बचेगा, और इधर जब करेंगे तो 24 में से 48 करेंगे तो माइनस बचेगा 24 कॉस थीटा। ठीक है, तो जब कॉस थीटा लिखेंगे बच्चों तो आ जाएगा -1/2, कितना आ जाएगा -1/2, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 120 डिग्री, कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा बच्चों। ठीक है ना, इसका आंसर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में भी देखो पिछले ही क्वेश्चन का कंसेप्ट था। ठीक है ना, कि डबल कर दीजिए किसी भी वेक्टर का, अगर मैग्नीट्यूड डबल कर देने से एंगल नहीं बदलता बच्चों। ठीक है ना, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। तो अभी तक जितना पढ़े थे बच्चों, ठीक है ना, अभी बस 2 वेक्टर का एडिशन ही पढ़ रहे थे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, ये आपको हम करवा दिए हैं। कुछ और भी क्वेश्चन आपको बच्चों मिलेंगे। ठीक है, आप उसको किताब से करिए, अभी और भी इसके आगे पढ़ेंगे तब फिर क्वेश्चन बनेगा बच्चों। ठीक है, तो कुछ थ्योरी और आगे पढ़ते हैं इससे रिलेटेड, तो फिर उससे बेस्ट, उस पर जो बेस्ट क्वेश्चन होगा फिर उसको हम लोग देखेंगे। चलिए तो आगे देखिए, देखिए बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ क्या है ना, कुछ पॉइंट्स है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, लिखा हुआ सम पॉइंट्स। ठीक है ना, कुछ पॉइंट्स है बच्चों जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, किससे रिलेटेड पॉइंट्स है, तो एडिशन ऑफ 2 वेक्टर, क्योंकि अभी हम लोग 2 वेक्टर का एडिशन पढ़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट देखिए लिखा हुआ, द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज लाइज इन द सेम प्लेन ऑफ गिवन वेक्टर। यानी 2 वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा ना बच्चों, वो दोनों वेक्टर के प्लेन में ही लाइज करेगा। मतलब सर, अगर फर्स्ट पॉइंट समझना चाहते हैं तो आप यहाँ से देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या है ना, वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो ये दोनों जो बच्चों है ना, ये आप मान लीजिए कि बोर्ड के प्लेन में, बोर्ड पर ही है ना, ये व्हाइट बोर्ड जो भी दिख रहा है उसके प्लेन में है। तो रिजल्टेंट भी है बच्चों क्या होगा, इसी के प्लेन में लाइज करेगा, जिस प्लेन में आपका ए और बी वेक्टर लाइज कर रहा है उसी वेक्टर के प्लेन में लाइज करेगा। समझ में आ रहा है ना, जैसे मान लीजिए कि बॉडी है, तो इस पर एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स इधर लगेगा, तो जिस प्लेन में दोनों फोर्स है ना बच्चों, उसी डायरेक्शन में आपका, उसी प्लेन में आपका क्या होगा रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट जो होगा बच्चों, ठीक है ना, ये जो 2 प्लेन है उसी के, 2 वेक्टर है उसी के प्लेन में लाइज करता है। ठीक है, इतने बातें तो समझिए पॉइंट 1 से। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए क्या कर रहा है, दूसरा पॉइंट कर रहा है बच्चों, ठीक है ना, कि वेक्टर एडिशन फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो
तो सबसे पहली बात ये समझते हैं कि कम्यूटेटिव होता है क्या। आप चाहो तो यहाँ पर लिख लो, कम्यूटेटिव का मतलब ये होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक है, यानी पहले ए लिखिए उसके बाद बी लिखिए, या फिर पहले बी वेक्टर लिखिए उसके बाद ए लिखिए। दोनों का मतलब एक ही होता है। अगर दोनों का मतलब एक ही होगा तो ऐसे लॉ को हम लोग ऐसे इस तरीका से अगर हम लोग लिखते हैं ना, तो ऐसे इसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो इसको बच्चों हम लोग प्रूफ भी कर सकते, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। तो आप चाहे तो इसको प्रूफ भी कर सकते हो। देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए, जैसे मान लेते बच्चों क्या है ना कि ये आपके पास वेक्टर ए है, ठीक है, और ए वेक्टर आपका क्या है, बी है। तो हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी वेक्टर को चाहे तो पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं ना। तो ए वेक्टर यहाँ पर है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ए वेक्टर को यहाँ पर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और बी वेक्टर को भी पैरेलल शिफ्ट करके दिखा सकते हैं। तो बी वेक्टर आपका क्या हो गया, यहाँ पर हो गया बच्चों, बी वेक्टर यहाँ पर हो गया, ठीक है ना। अब ट्रायंगल लॉ से इसको ऐड कर लीजिए। देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसका जो डायगोनल होगा ये रिजल्टेंट होगा। तो ये आपका रिजल्टेंट हो गया बच्चों, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलेंगे बताइए, इसको आप बोलेंगे क्या, बोलेंगे सर ए प्लस बी वेक्टर। क्या बोलेंगे, ए प्लस बी, ठीक है। चलो ए प्लस बी बोल दिया। अब इसके अनुसार देखो बच्चों, ठीक है, इसके अनुसार देखो। तो ये ट्रायंगल आपका देखो ए वेक्टर ऐसे है और फिर ये वेक्टर ए है, तो फिर ए ही लाइन जो है ना बच्चों रिजल्टेंट हो जाएगा। तो फिर ये क्या लिखाएगा बताओ, बी प्लस ए लिखाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, कि ए प्लस बी यही लाइन है और बी प्लस ए भी आपको यही लाइन है, यही लाइन है। इसका मतलब क्या है कि दोनों सेम चीज़ है। इसका मतलब कि ए प्लस बी लिखिए चाहे बी प्लस ए लिखिए, लाइन तो ही होगा, रिजल्टेंट तो ही होगा। इसका मतलब ये हो गया कि ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के बराबर है। तो कहीं पर भी अगर ऐसा लिखने की जरूरत पड़े तो आप लिख सकते हैं। पहले मान लो कि ए है प्लस बी लिखा हुआ है, उसके जगह पर आप चाहो तो बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। तो ये बड़ा रूल नहीं है बच्चों, ये तो पहले भी समझे हो। लेकिन वेक्टर पढ़ रहे तो कहीं कहीं इस टाइप की चीज़ें फेल कर जाता है, इसलिए आपको बताया गया कि वेक्टर एडिशन जो आपका क्या है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। तो दूसरा पॉइंट आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब थर्ड पॉइंट देखिए, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ वेक्टर एडिशन फॉलो द एसोसिएटिव लॉ। वेक्टर एडिशन जो होता है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। इसका मतलब क्या हुआ, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करने का मतलब, जैसे देखिए, जैसे बच्चों क्या है ना कि अगर मान लो कि लिखा हुआ वेक्टर ए, ठीक है, फिर प्लस बी प्लस सी, ठीक है। तो बी प्लस सी ब्रैकेट में बच्चों, उसके बाद ए को जोड़ा गया है। या फिर आप लिखिए ए प्लस बी, पहले ए और बी को ऐड कर लीजिए और उसके बाद आप सी को लिखिए। ये दोनों चीज़ें बराबर हो जाएगी। अगर दोनों बराबर होगा तो इसको बोलेंगे एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है। इसको भी चाहे तो आप इसको प्रूव कर सकते हैं बच्चों। देखो कैसे प्रूव करते हैं, एक फिगर बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि वेक्टर ये है आपका, ठीक है, ए वेक्टर आपका क्या है, बी है, और ए वेक्टर मान लेते हैं क्या है आपका, सी है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है ना। तो देखो पहले क्या करा, बी और सी को ऐड करिए। तो बी आपका इधर है बच्चों, है ना ये, और सी आपको यहाँ है। तो अगर ट्रायंगल लॉ से ऐड करेंगे तो ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा बोलो, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। और इसको आप कैसे लिख दीजिए, तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, है ना, आप इसको ऐसे लिख लीजिए, लिख लीजिए ये क्या हो गया, बी प्लस सी। ये क्या हो गया बच्चों, बी प्लस सी। अगर दिक्कत हो रहा तो इसको फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए कैसे, क्या लिखेंगे इसको बताओ, इसको लिख लेंगे बी प्लस, चलो सी, इतना तो लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है सर, ये बी प्लस सी हो गया। फिर उसके बाद क्या कर लीजिए, इसको ए के साथ ऐड कर लीजिए। देखिए ट्रायंगल लॉ से, देखिए ये ट्रायंगल है ना आपका, ए वेक्टर ये हो गया और ये आपका हो गया बी प्लस सी। तो फिर यहाँ पर ट्रायंगल बनाइए, यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाइए बच्चों, ठीक है। यहाँ पर क्या कर लीजिए, एक ट्रायंगल बनाइए। तो अब इसको क्या लिखेंगे बताओ, इसको लिखोगे ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे लिखोगे बच्चों, ठीक है। तो लेफ्ट साइड को तो हम लोग ऐसे लिख दिए। अब राइट साइड देखते हैं क्या है। देखो राइट साइड में क्या था, ए प्लस बी, पहले ए और बी को जोड़ो। तो वेक्टर ए आपका यहाँ पर, बी यहाँ पर, तो जब इसको जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको रिजल्टेंट मिलेगा बच्चों, ए मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिलेगा ना, रिजल्टेंट ए मिल जाएगा।
और इसको नाम दे देंगे a प्लस बी। क्या नाम दे देंगे इसको? a प्लस बी नाम दे देंगे बच्चों, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब देखिए ये जो है आपका a प्लस बी हो गया और ये आपका क्या है, c है। ये भी फिर ट्रायंगल लॉसेस को ऐड करेंगे तो इसका रिजल्टेंट ए ही मिल जाएगा, ये लाइन ही मिल जाएगा। और इस लाइन को इसके अनुसार लिखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी, अब फिर प्लस हो जाएगा आपका क्या, c। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, ठीक है ना, कि ये लाइन जो है ना, ये लाइन जो है ना, ये लाइन जो है, ठीक है ना, वो आपका a प्लस बी प्लस सी है, या फिर आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, यानी दोनों सेम ही चीज बच्चों। इसका मतलब दोनों अगर सेम है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे कि वेक्टर एडिशन जो होता है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? चलो आगे देखिए, 4 नंबर देखिए बच्चों, ठीक है ना। 4 पॉइंट देखिए, करा द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर विल बी मैक्सिमम इफ बोथ वेक्टर आर पैरेलल। ठीक है ना बच्चों, पैरेलल, ये एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, 180 डिग्री नहीं, ये गलत हो गया बच्चों, ठीक है ना। थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री। जब पैरेलल होता है तो 0 ना होता है, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे, 0 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है कि दो वेक्टर का मैक्स रिजल्टेंट अगर मैक्सिमम चाहते हैं, ठीक है, तो दोनों वेक्टर पैरेलल होगा बच्चों। चलो देखते हैं कैसे होगा। सो ये तो पॉइंट है ना, लेकिन इसको कैसे होगा यहाँ से समझिए। आर इज इक्वल टू पढ़े हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है बच्चों, ये हम लोग पढ़े हैं। हम लोग चाहते हैं आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम। क्या चाहते हैं? आर इज इक्वल टू आर मैक्सिमम। तो कब मैक्सिमम होगा, जब cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा बच्चों, बताओ। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। ठीक है, देखो क्योंकि ए और बी तो आप फिक्स कर दिए, ठीक है ना, ए और बी तो आप ले लिए, आप चाहते हैं कि इसका रिजल्टेंट मैक्सिमम हो। जैसे मान लो कि कोई फोर्स है ए, मान लेते 3 न्यूटन है, कितना है, 3 न्यूटन, और बी कितना है, 4 न्यूटन मान लेते हैं। अब चाहते हैं कि इसका रिजल्टेंट मैक्सिमम हो, तो कितने एंगल पर रखा जाए कि इसका रिजल्टेंट मैक्सिमम हो जाए, ये चाहते हैं। तो इसका मतलब थीटा बदलते रहिए और एक समय आएगा कि क्या होगा, दोनों का रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। तो वही कह रहा है कि कब मिलेगा ये, जब दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाएगा, तो ऐसा देखने के लिए मिलेगा। तो cos थीटा इक्वल टू 1 है, तो थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 0 डिग्री। तो यही बात बोल रहा है क्या, कि दोनों का रिजल्ट अगर मैक्सिमम चाहिए तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर आप पुट कर लीजिए, तो r इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे बताइए, आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू 1। अभी हो जाएगा बच्चों, a प्लस बी को होल स्क्वायर पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा सीधा सीधी r का वैल्यू कितना, a प्लस बी, यानी मैक्सिमम होगा a प्लस बी। कितना होगा बच्चों बताओ, मैक्सिमम होगा, सीधे ऐड हो जाएगा, सीधे ऐड हो जाएगा, उसी समय रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। और ये कब होगा, जब सीधे ऐड होने का मतलब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी पैरेलल, दोनों वेक्टर पैरेलल होगा तो रिजल्टेंट का वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, उस समय सीधे अलजेब्रिक सम हो जाएगा दोनों का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे बच्चों। ठीक है, तो मैक्सिमम निकाले, अब हम लोग मिनिमम निकालने की बात करते हैं। ठीक है ना, तो रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर विल बी मिनिमम। दो वेक्टर का रिजल्टेंट मिनिमम होगा जब दोनों वेक्टर्स क्या हो, एंटी पैरेलल होगा, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो, 180 डिग्री। तो आप उसी पैटर्न पर चल सकते हैं। तो आर जी इक्वल टू देखिए हम लोग क्या लिखे थे बताओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब प्लस 2ab कॉस थीटा, इतना बात लिखे थे बच्चों। हाँ सर, तो अब चाहते आर इज इक्वल टू आर मिनिमम, चाहते कितना चाहते हैं, आर मिनिमम चाहते हैं। तो कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू लीजिए। तो कॉस थीटा का जो मिनिमम वैल्यू होता है वो होता है -1। तो -1 होता है, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। तो मिनिमम कहाँ पर मिलेगा, जब एंगल 180 डिग्री होगा, यानी एंटी पैरेलल होगा। चलिए, तो कॉस थीटा के वैल्यू -1 पुट कर लीजिए। तो आर मिनिमम कितना हो जाएगा बताइए, आर मिनिमम हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 180 का वैल्यू माइनस ले लेंगे तो माइनस बच्चों आगे आ जाएगा, तो सीधा सीधी यहाँ पर लिख लेंगे क्या, ये -2ab। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर का अंडर रूट।
इसका मतलब हो जाएगा आर मिनिमम जो हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, आर मिनिमम जो हो जाएगा ए माइनस बी। क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। तो बच्चों मैक्सिमम हो गया कब बताओ, मैक्सिमम हुआ ए प्लस बी और मिनिमम हो गया क्या, ए माइनस बी। मैक्सिमम कब मिला, जब एंगल क्या है 0 डिग्री, और मिनिमम कब मिला, जब एंगल है 180 डिग्री। ठीक है, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू हम लोग को पता चल गया बच्चों। इसका मतलब रेंज का जो वैल्यू होगा, रेंज नहीं मतलब ये रिजल्टेंट का जो वैल्यू होगा वो आपका किसके बीच लाइज करेगा, ए प्लस बी इंटू, मतलब ए प्लस बी और किसके बीच, ए माइनस बी के बीच लाइज करेगा। इससे ज़्यादा नहीं होगा बच्चों, ए प्लस बी से तो एक मिनट रुकिए, मिनिमम है ना ये माइनस बी, तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना हम लोग को। तो ए माइनस बी से ज़्यादा होगा आर का वैल्यू, और ए प्लस बी या फिर उसके कम, उसके बराबर होगा या फिर उससे कम होगा। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं आर का वैल्यू बच्चों। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना से ज़्यादा नहीं होगा बच्चों। ठीक है, ये प्लस बी से ज़्यादा नहीं होगा, ये माइनस बी से नहीं ज़्यादा होगा। जैसे मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक फोर्स है, ठीक है 3 न्यूटन है, और बी आपका क्या है 4 न्यूटन। तो अगर आपको कहा जाए कि मैक्सिमम बताइए कितना होगा, तो मैक्सिमम कितना लिखेंगे, मैक्सिमम दे देंगे, ऐड कर देंगे 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, और मिनिमम कितना हो जाएगा, तो माइनस कर लेंगे, माइनस बड़ा में से कर लेंगे। ठीक है ना, जो बड़ा रहेगा उसमें से, तो 4 माइनस 1 3, तो कितना हो जाएगा 1 न्यूटन। ये मैक्सिमम 7 न्यूटन से ज़्यादा नहीं मिलेगा इस दोनों का वेक्टर का रिजल्टेंट, एक से कम भी नहीं मिलेगा, इसी के बीच या फिर बराबर होगा बच्चों। अब वो डिपेंड करेगा कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना रखा गया है। देखिए मैक्सिमम और मिनिमम हमको पता चल गया बच्चों। ठीक है ना, इससे न ज़्यादा होगा ए प्लस बी से, न ए माइनस बी से कम होगी। ठीक है, इसको नोट कर लेंगे और आगे देखिए पॉइंट नंबर 6 देखिए बच्चों क्या करें। द रिजल्टेंट ऑफ टू अनइक्वल वेक्टर कैन नेवर बी जीरो। दो अनइक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं हो सकता है। सही बात है। अनइक्वल का मतलब क्या हो बताओ, जैसे ए वेक्टर हो गया 3 न्यूटन ऐसा लिए ना, और बी इक्वल टू लिए 4 न्यूटन, तो अनइक्वल है, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है। ठीक है, इसलिए अनइक्वल है। अब इसका अगर बात करते हैं मैक्सिमम, तो आप बोल रहे हैं मैक्सिमम तो 7 न्यूटन हो जाएगा, जोड़ दिए हैं। और मिनिमम की अगर बात करेंगे तो आप बोलेंगे 1 न्यूटन। तो इसका रिजल्टेंट जो होगा ए और बी का, वो 1 से लेकर 7 न्यूटन के बीच में ही रहेगा, या फिर 1 और 7 भी हो सकता है। तो जीरो जो बच्चों है ना, जीरो तो आया नहीं इसके रेंज में, जीरो तो आया ही नहीं। इसका मतलब ए और बी जब दो अनइक्वल वेक्टर होगा तो उसका रिजल्टेंट कभी जीरो नहीं हो सकता है। रिजल्टेंट मिलेगा नहीं जीरो, कुछ न कुछ रिजल्टेंट मिलेगा। हाँ, लेकिन इक्वल वेक्टर होगा तो रिजल्टेंट जीरो होगा। जैसे मान लीजिए कि ए जी इक्वल टू क्या है 3 न्यूटन है, और बी इक्वल टू भी आपका क्या है 3 न्यूटन है, तो उस केस में रिजल्टेंट मिल जाएगा जी बच्चों जीरो। मैक्सिमम तो हो जाए आपका कितना बताओ, मैक्सिमम तो हो गया 6 न्यूटन, और मिनिमम कितना हो जाएगा 0 न्यूटन, है ना। तो इक्वल होगा तो जीरो हो जाएगा। कब होगा जीरो, देख रहे हैं ना, मिनिमम 180 डिग्री पर मिलेगा। यानी दो इक्वल वेक्टर होगा, उसका रिजल्टेंट अगर जीरो चाहते हैं तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा, तो उसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। कॉमन सेंस की बातें हैं, आप इसको कॉमन सेंस से भी बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट नंबर आपका क्या हो गया 6 नंबर। पॉइंट नंबर 7 देखिए बच्चों, ठीक है ना। एक करा द मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर व्हिच रिजल्टेंट में बी जीरो इज 3। ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। पॉइंट को डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि कितना मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर होगा जिसका रिजल्टेंट जीरो होगा, तो उसका संख्या कितना होगा 3। 3 मिनिमम अनइक्वल वेक्टर होगा ना बच्चों, तो उसका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। जैसे देखिए 3 अनइक्वल ले लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि एज इक्वल टू क्या है ना, समझने की कोशिश करेंगे 3 न्यूटन है, बी इक्वल टू लेते हैं क्या ना 4 न्यूटन, ठीक है, सी इक्वल टू है मान लेते हैं कि 5 न्यूटन मान लेते हैं। तो 3 वेक्टर है बच्चों, अनइक्वल है, तो इसका रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। मे भी लिखा हुआ है, नहीं कि हमेशा मस्ट भी नहीं लिखा हुआ है, मे भी हो सकता है। ठीक है, तो कैसे होगा बताओ। देखो ये 3 और 4 का रिजल्टेंट कितना हो सकता है, अगर दोनों को पहले लोगे तो रिजल्टेंट कितना होगा, मैक्सिमम 7 न्यूटन हो जाएगा, और मिनिमम की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 न्यूटन, होगा कि नहीं होगा। तो 7 से 1 के बीच में दोनों का रिजल्टेंट है बच्चों, किसका ए और बी का।
अच्छा देखो सी कितना 5 न्यूटन लिए हैं, तो देखो 5 तो ये दोनों के बीच में लाइज कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसका मतलब 1 और 7 का रिजल्टेंट 5 ही होगा। तो कोई एंगल पर ऐसा हो सकता है बच्चों, मैं रफ सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये मान लो कि 3 न्यूटन है और ये क्या है, ये 4 न्यूटन। तो कुछ एंगल पर मान लो कि इसका रिजल्टेंट मिला कितना, 5 न्यूटन, ठीक है ना। इसके जस्ट अपोजिट में अगर बच्चों हम लोग क्या कर देते हैं, अगर 5 न्यूटन जो सी वेक्टर रहेगा ऐसे, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा बताओ, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो 3 मिनिमम अनइक्वल वेक्टर होगा तो बच्चों तो रिजल्टेंट 0 हो सकता है, लेकिन दो दो में तो हो नहीं रहा था। 3 अनइक्वल होगा तो उसका रिजल्टेंट 0 हो सकता है, 4 भी अनइक्वल होगा तब भी होगा, 5 अनइक्वल होगा तब भी होगा, लेकिन सबको प्लेनर वेक्टर होना चाहिए बच्चों, ठीक है ना। एक ही प्लेन में रहना चाहिए, ठीक है ना। उसका रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। बात समझ में आ रहा है क्या करें इसको, तो मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, जिसका रिजल्टेंट आपका क्या होगा, 0 होगा। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी अनइक्वल होगा, उसका रिजल्टेंट 0 होगा। लेकिन अगर मिनिमम बात करेगा तो 3 से कम तो होगा नहीं, क्योंकि 3 से कम है तो दो वेक्टर के देखे ना अनइक्वल का, तो वहाँ पर रिजल्टेंट 0 हम लोग को नहीं मिला, ठीक है। चलो इतनी बात आपको समझ में आ रहा होगा, तो इस पॉइंट को डायरेक्ट पूछा जाता है बच्चों, तो इस पॉइंट को आप समझेंगे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 8 नंबर देखो यहाँ पर लिखे नहीं है पॉइंट, लेकिन आप समझिए 8 नंबर में क्या डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या ना कि आपके पास क्या है ना, कोई कोई व्यक्ति, इसको दो पार्ट में पार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ए का मैग्नीट्यूड अगर ग्रेटर देन क्या है, बी है, ए का मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन क्या है, बी है, तो उस केस में अल्फा लेस देन बीटा हो गया। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं सर, देखते हो ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है, ठीक है ना, ए का मैग्नीट्यूड जैसे मान लो कि यहाँ पर दिखाते हैं कि ए है, और बी का मैग्नीट्यूड क्या है, छोटा है, तो एक छोटा दिखाते हैं बी है, इसके बीच का एंगल मान लीजिए थीटा है, ठीक है। तो अगर आप इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, ठीक है, इसका रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट तो बच्चों ये हो जाएगा, रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ना रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा, तो अल्फा तो ए के साथ एंगल मानते थे हम लोग, तो ये मान लेते हैं कि रिजल्टेंट जो है ना ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, और ये बीटा बना रहा है बी के साथ। देखिए फिगर से पता चल रहा है बच्चों कि यहाँ पर अल्फा का जो वैल्यू होगा वो लेस देन क्या होगा, बीटा होगा, अल्फा लेस देन बीटा। यही बात लिखना चाह रहे थे यहाँ पर। या फिर ऐसा समझिए ना, कॉमन सेंस ला कर सोचिए कि देखिए अगर इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा बच्चों, एक वेक्टर है मान लेते ये मान लो 50 न्यूटन का, ठीक है, ऐसे समझो, और ये मान लो कि 2 न्यूटन का है, कितना, 2 न्यूटन का। तो बताओ बच्चों 50 न्यूटन ज़्यादा और 2 न्यूटन कम है ना, तो इफेक्ट किसका सबसे ज़्यादा रहेगा, 50 न्यूटन का। तो रिजल्टेंट किसके अनुसार होगा बताओ, 50 के बराबर। इसका मतलब रिजल्टेंट 50 की तरफ ज़्यादा झुकेगा, ज़्यादा झुकेगा तो एंगल क्या बनाएगा, कम बनाएगा, ठीक है। नहीं तो कॉमन सेंस की बातें हैं, तो आप कॉमन सेंस से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए तो ये पार्ट हो गया, तो उसी प्रकार से आप बी पार्ट भी डिस्कस कर सकते हैं। इसका क्या लिख देंगे बताइए कि सर ए का मैग्नीट्यूड अगर लेस देन है बी, यानी बी ज़्यादा है, तो उस केस में अल्फा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बीटा। आप फिगर बनाइए, ए का मैग्नीट्यूड क्या कर लीजिए, छोटा दिखाइए, ठीक है, और बी का मैग्नीट्यूड आप बड़ा दिखाइए, लीजिए बड़ा दिखा दिए। अब इसका रिजल्टेंट बनाइए आप, ये हो गया और ये हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए रिजल्टेंट जो है क्या है, रिजल्टेंट जो है बी के साथ देखो बच्चों बीटा एंगल बना रहा है, और ए के साथ कितना बना रहा है, तो ये एंगल ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पर बोल देंगे कि अल्फा ग्रेटर देन क्या है, बीटा है। क्योंकि बी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है तो रिजल्टेंट उसकी तरफ ज़्यादा झुकेगा, ज़्यादा झुकने का मतलब एंगल क्या होगा, कम बनाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट भी डायरेक्ट कहीं प्रॉब्लम से आपको मिल जाएगा बच्चों, तो आप वहाँ से उसको देख लेंगे। एक पॉइंट और डिस्कस करते, लास्ट पॉइंट है बच्चों, उसके बाद अगले क्लास में बात करेंगे। चलिए तो एक पॉइंट और है, तो इसको भी हम लोग देखते हैं कैसे। 9 नंबर पॉइंट लिख लीजिए, ठीक है, इसको देखिए, इफ वेक्टर लिख लीजिए, इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है ना। किसके बराबर है, मान लेते ए के बराबर, देन देन resultant of then resultant of vector a and b lies on the bisector line, lies on the
बाइसेक्टर लाइन, बाइसेक्टर लाइन ऑफ गिवन वेक्टर, गिवन वेक्टर, ठीक है। एंड इट इज गिवन बाय r इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाय 2a cos थीटा बाय 2, जहाँ पर थीटा जो होगा एंगल बिटवीन a एंड b, एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b हो जाएगा बच्चों। ये कहना क्या चाहता है, पॉइंट जरा यहाँ समझिए, ठीक है ना, यहाँ समझिए। जैसे मान लीजिए कोई वेक्टर है आपके पास a, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड a है और b भी है, लेकिन दो उसका भी मैग्नीट्यूड यही के बराबर है, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, ठीक है। यानी b का भी मैग्नीट्यूड a के बराबर है और a का भी मैग्नीट्यूड a के बराबर है, यानी दोनों सेम मैग्नीट्यूड है। अगर मान लो कि a 4 न्यूटन है तो b भी आपका क्या हो जाएगा, 4 न्यूटन। तो कहता है कि जब ऐसा रहेगा, नहीं दोनों बराबर रहेगा ना, तो रिजल्टेंट जो होगा ये बाइसेक्टर लाइन पर होगा, यानी बीच में जाएगा बच्चों, ये बीच से जाएगा। आप ऐसे ही जानते हैं कि दोनों का अगर इफेक्ट फोर्स सेम है तो दोनों का इफेक्ट सेम होगा, तो रिजल्टेंट क्या होगा, बीच से जाएगा। तो बीच जाने का मतलब क्या, अगर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा है तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा है, तो यहाँ पर क्या हो जाए, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू थीटा बाय, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, थीटा बाय 2 हो गया बच्चों, ठीक है। चलो इतना बात तो समझ में आया आपको। हाँ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड करें 2a cos थीटा हो गया, ठीक है। ये कैसे होगा, इसको मैथमेटिकली इसको भी प्रूव कर लेंगे, लेकिन r का वैल्यू जैसे जरा देखो, तो ये हो गया r इज इक्वल टू, देखो r इज इक्वल टू लिखोगे √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अब प्लस 2ab cos थीटा, लिखोगे दोनों का वैल्यू बराबर है बच्चों, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ना, 2a स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो 1 प्लस cos थीटा, ठीक है, तो अंडर रूट, ठीक है ना बच्चों। अब ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ोगे 2a 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला बच्चों, ठीक है ना, वहाँ से इसको लाए हैं, ठीक है, 1 प्लस cos थीटा का। तो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला को देख लीजिए कैसे आया था सब। जब इसको लिखेंगे तो हो जाएगा 2a cos थीटा बाय 2। तो बच्चों ये डायरेक्ट कभी कभी रिजल्ट पूछ लेता है, ठीक है, ऐसे तो आपका मेन फॉर्मूला पता ही है, ये रिजल्टेंट ऐसे निकालेंगे, लेकिन कभी कभी ये प्रॉब्लम क्या है ना, डायरेक्ट पूछ लेता है, इसी पर पूछ लेता है, ठीक है। तो आप सीधे लगा लेंगे कि रिजल्टेंट 2a cos थीटा बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, अगर दो वेक्टर इक्वल रहेगा तो, ठीक है ना। और ये दोनों एंगल भी बच्चों बराबर हो जाएगा, आप चाहो तो इसको भी प्रूफ ही कर लो। एन अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कोस थीटा होता है, ठीक है सर। दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा बताओ, ए साइन थीटा कौन बराबर है, ए और बी, तो यहाँ से ए कॉमन ले लो तो 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है सर, ए से कट गया। अब इतना पहले नोट कर लीजिए बच्चों, ठीक है ना, उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो इसको आप नोट कर लिए होंगे, इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं यहीं पर। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको लिख दिए हैं बच्चों, ठीक है ना, तो इसको हटा देते हैं, इतना नोट कर लिए होंगे। आइए देखिए, तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो गया कितना बताओ, साइन थीटा, तो साइन थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा बच्चों, ठीक है। और ये भी फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में है, और 1 प्लस कॉस थीटा का 2 कॉस स्क्वायर लिखोगे थीटा बाई 2, तो 2 से 2 भी कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, यहाँ बच गया tan थीटा बाई 2 बच गया। तो tan अल्फा इज इक्वल टू हो गया कितना, tan थीटा बाई 2, तो अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया, थीटा बाई 2 हो गया बच्चों, ठीक है। तो देखो यही बात बोलते हैं कि अल्फा क्या वैल्यू थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो अल्फा थीटा बाई 2, तो बीटा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, थीटा माइनस अल्फा लिखोगे, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा कितना, थीटा माइनस थीटा बाई 2, तो बीटा इज इक्वल टू भी कितना हो गया, थीटा बाई 2। इसका मतलब अल्फा बीटा बराबर हो जाएगा, यानी बाइसेक्टर लाइन पर क्या करेगा, रिजल्टेंट जाएगा। यहाँ पर देखिए, तो जब दो वेक्टर होता है बच्चों तो रिजल्टेंट बीच से जाता है, उसका फॉर्मूला रिजल्टेंट का आप इसको याद कर लेंगे,
नहीं तो मेन फार्मूला आपके पास है ही कि r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है बच्चों, तो कुछ क्वेश्चन अगली क्लास में इस पर बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे।